दोस्तों इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो आपको हैरान करने वाला है। साल 1972 न्यू मैक्सिको का चैको कैनियन। दोपहर का वक्त था और टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा था। जमीन पूरी तरह से तप रही थी और रेत के छोटे छोटे जर्रे हवा में तैर रहे थे। रेगिस्तान की गर्मी इतनी ज्यादा कि सांस लेते हुए भी फेफड़ों में आग उतर रही थी। इतनी ज्यादा गर्मी में इस रेगिस्तान में 3 आम से हाइकर रेगिस्तान की तपती हुई गर्मी में हाइकिंग करने के लिए निकले थे। वो आम से 3 लोग सिर्फ तफरी करने के लिए निकले थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। कुछ ऐसा जो कि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा पुरस्कार राज बनने वाला था। वो तीनों रेगिस्तान की इस गर्मी में चट्टानों से गुजरते हुए एक अजीब सी दरार के सामने रुके। देखने में तो वो दरार एक आम सा क्रैक लग रही थी। ज्यादा सब्र ना करते हुए उनमें से एक आदमी ने उस दरार में अपना हाथ डाला, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने उस दरार में अपना हाथ डाला तो उसने फौरन ही अपना हाथ बाहर की तरफ खींच लिया, क्योंकि उस दरार के अंदर से ठंडी हवा बह रही थी। जहां एक तरफ पूरा रेगिस्तान झुलसा देने वाली गर्मी में तप रहा था, वहीं दूसरी तरफ उस दरार से आने वाली ठंडी हवा उन्हें हैरान कर रही थी। उन्होंने बिना कुछ भी सोचे उस दरार में जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी अपनी टॉर्च निकाली और एक एक करके उस दरार के रास्ते उस गार के अंदर चले गए। उस गार के अंदर पहुंचते ही उन्होंने जो नजारा देखा वो देखते ही उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। फाइन थिंग्स में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। दोस्तों जैसे ही वो तीनों हाइकर्स उस गार के अंदर घुसे तो अंदर जाते ही उनकी पूरी दुनिया बदल गई। बाहर की झुलसा देने वाली गर्मी अचानक से गायब हो गई। कुछ कदम आगे बढ़ते ही वो रुक गए, क्योंकि वो कोई गार नहीं थी बल्कि वो एक कमरा था। उस कमरे की दीवारें पूरी तरह से चिकनी थी और चिकनी भी इतनी कि उन दीवारों पर पड़ने वाली उनकी टॉर्च लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मशीन ने बड़ी ही सफाई के साथ इस पहाड़ को अंदर से काट कर तराशा हो। कमरे का फर्श भी पूरी तरह से हमवार था और वो कमरा किसी गार की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उस कमरे में चारों तरफ पुराने बर्तन, औजार, हथियार और पुराने आर्टिफैक्ट के टुकड़े हर तरफ फैले हुए थे। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चीजें काफी कदीम हो, जैसे 8वीं सदी ईस्वी की मखलूकात की खुसूसियात हो। लेकिन दोस्तों उस कमरे के बीचों बीच एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था जिसने उन तीनों हाइकर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो एक ऐसी डिवाइस थी जो देखने में एक कंपास की तरह लग रही थी, लेकिन ना तो उसमें कोई सुई थी और ना ही किसी तरफ पॉइंट करने का कोई इशारा। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस डिवाइस के ऊपर अजीब साइंस बने हुए थे, लेकिन वो कदीम जबानों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे और ना ही उसके ऊपर बने हुए सिंबल किसी प्राचीन दौर के मिले हुए सिंबल से मेल खा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कोई एलियन जुबान हो। और सबसे अजीब बात तो ये कि वो डिवाइस जिस धातु की बनी हुई थी वो धातु भी हमारी जमीन का नहीं लग रहा था। जमीन पर अभी तक इस धातु की खोज ही नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ये कोई फ्यूचर की चीज हो और पास्ट में छूट गई हो। जैसे ही उन हाइकर्स को ये सारी चीजें दिखी उन्होंने फौरन ही अथॉरिटीज को इतला की, और शायद अथॉरिटीज को इतला देना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उनके इतला करते ही अगले 48 घंटों के अंदर अंदर वहां ना तो हाइकर रहे और ना वो गार। पूरे इलाके को अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने घेर लिया और मुकामी इंतजामिया को नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर किनारे कर दिया। पूरे कमरे को सील कर दिया गया और उस कंपास जैसी दिखने वाली डिवाइस को खुफिया मुकाम पे शिफ्ट कर दिया गया। इस इंसिडेंट से जुड़ी ना तो कोई प्रेस रिलीज हुई और ना ही कोई मीडिया कवरेज, ना ही कोई ठोस बयान दिया गया। मानो कि उस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ सब कुछ सीक्रेटली दबा दिया गया और वहां पर मिले इन एलियन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानने के लिए एक बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट एंशिएंट एरो। दोस्तों NSA ने कई महीनों तक उस कमरे को एक्सप्लोर किया और बाद में उस पुरस्कार गार के दरवाजे को पूरी तरह से सील कर दिया गया। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अभी वो जिस गार को सील कर रहे हैं उस गार के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि पूरी इंसानियत के फ्यूचर को बदल सकती है।
इस वाक़ये को 21 साल गुजर चुके हैं, लेकिन सच कभी न कभी तो बाहर आ ही जाता है। साल 1994 चैको कैनियन में एक अर्थक्वेक आता है, जिससे पहाड़ की मोटी मोटी चट्टानें नीचे गिरने लगती हैं। रेत नीचे की तरफ फिसलने लगता है। इस अर्थक्वेक के बाद उस पहाड़ी में एक और दरवाजा दिखने लगता है। उस दरवाजे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने बड़ी ही सफाई के साथ पत्थर को काटकर इसे बनाया हो। ऐसा लग रहा था कि अर्थक्वेक से यही दरवाजा नहीं खुला, बल्कि किसी और दुनिया तक पहुंचने का दरवाजा खुल गया है। लेकिन एक बार फिर से जैसे ही अथॉरिटीज को इस बात का पता चला, उन्होंने दोबारा से एनएसए को यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया। लेकिन इस बार उनके साथ एक और सीक्रेट एजेंसी ACIO यानी एडवांस कॉन्टैक्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट में जुड़ी। इसमें ACIO का काम था दूसरी टेक्नोलॉजी को स्टडी करना जो कि इस दुनिया की ना हो। जब NSA और ACIO इस गार में घुसे तो जैसे ही वो अंदर पहुंचे तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनके सामने एक स्पाइरल शेप की गली थी जो कि घूमते हुए पहाड़ के अंदर गहराई तक जा रहा था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस गली को किसी मशीन से काटकर या तराश कर नहीं बनाया गया था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने पत्थर को पिघलाकर ही रास्ता बनाया हो। उसकी दीवारें इतनी ज्यादा चिकनी थी कि जैसे बड़े लेवल पर पॉलिश की गई हो। और उस गली के किनारे किनारे 23 कमरे बने हुए थे और हर कमरे में अलग अलग तरह की पेंटिंग्स हो रखी थी। किसी कमरे में म्यूजिक के ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जो ऐसी फ्रीक्वेंसी पे साउंड प्रोड्यूस करते जिनको इंसान सुन ही नहीं सकते। वहीं किसी दूसरे कमरे में सितारों के नक्शे बने हुए थे, लेकिन हर जगह पर वही सिंबल्स बने हुए थे जो साल 1972 में मिले उस डिवाइस पर बने हुए थे। लेकिन दोस्तों, जब ये 23वें चैम्बर में घुसे तो उस 23वें चैम्बर में उन्हें कुछ अलग ही मिला, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने उम्मीद भी न की थी। उन्हें वहाँ पर एक डिस्क मिली जो देखने में बिल्कुल सीधी डिस्क की तरह लग रही थी। 1994 की उस रात के बाद चैको कैनियन को फिर से बंद कर दिया गया, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। उस जगह पर रोज हेलीकॉप्टर आते जाते और काले शीशों वाली गाड़ियां अंदर आती और बाहर जाती। 23वें चैम्बर में मिली वो गोल्ड डिस्क सिर्फ एक डिस्क या कोई चीज ही नहीं मानी जा रही थी, बल्कि वो कुछ ऐसा था जो कि किसी एलियन मखलूकात का या फिर फ्यूचर से आई हुई कोई टेक्नोलॉजी लग रही थी। इस डिस्क को एहतियात के साथ पैक किया गया और 3 अलग अलग हिफाजती कंटेनर में रखा गया। उसी रात उस डिस्क को न्यू मैक्सिको से बाहर भेज दिया गया, वर्जीनिया की किसी सीक्रेट लैब में। इसके बाद उस सीक्रेट लैब में डॉक्टर जेमिसन न्यूडा उस डिस्क को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उसके ऊपर एक लेजर लाइट डाली जाती है ताकि उस डिस्क के ऊपर मौजूद लेजर रीडिंग को देखा जा सके, लेकिन ऐसा करने से उस डिस्क से कोई भी मालूमात नहीं मिली। फिर इसके बाद डॉक्टर न्यूडा इस डिस्क को एक्सरे से स्कैन करते हैं और फिर एक्सरे के दौरान ये पता चलता है कि उस डिस्क का अंदर का हिस्सा बिल्कुल ठोस है और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान भी न्यूडा के हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर डॉक्टर न्यूडा उस डिस्क को एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जिससे डॉक्टर न्यूडा को पता चलता है कि उस डिस्क की सतह बिल्कुल पूरी तरह से चिकनी है। डॉक्टर न्यूडा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस डिस्क में क्या है और इसे कैसे डिकोड किया जाए। लेकिन फिर कुछ साइंटिस्ट ने डॉक्टर न्यूडा को ये मशवरा दिया कि अगर इस डिस्क को अलग अलग वेवलेंथ की रोशनी में देखें तो शायद इस पर कुछ दिखाई दे। उसी पल कमरे की सारी लाइट्स को बंद कर दिया गया और फिर उस डिस्क के ऊपर रेनबो रोशनी की वेवलेंथ को डाला गया। तो जैसे ही उस डिस्क के ऊपर ये खास किस्म की रोशनी पड़ी तो उसी पल उस डिस्क की सतह बदल गई। अचानक उस डिस्क के ऊपर से हजारों सिंबल्स उभर आए। दरअसल वो सिंबल्स 3 डायमेंशनल में एक होलोग्राफिक की तरह दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई होलोग्राफिक डिवाइस हो। लेकिन आखिर उस डिस्क के ऊपर वो उभरे हुए सिंबल्स आखिर है क्या थे, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर न्यूडा लगातार 2 सालों तक उस डिस्क पर मौजूद सिंबल्स के बारे में स्टडी करते रहे और इनको समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अभी तक इस सेंशिएंट एरो डिस्कवरी को 24 साल गुजर चुके थे। तभी साल 1994 की गर्मियों में 2 कॉलेज स्टूडेंट चैको कैनियन में हाइकिंग करने के लिए गए। तभी हाइकिंग के दौरान उनकी नजर एक अजीब तरह की दिखने वाली डिवाइस पर पड़ी। वो डिवाइस आधी जमीन में धसी हुई थी और धूप में वो डिवाइस चमक रही थी। देखने में वो डिवाइस कोई प्राचीन आर्टिफैक्ट नहीं बल्कि एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी लग रही थी। जैसे ही उन दोनों स्टूडेंट्स ने उस डिवाइस को छुआ, वैसे
ही उन दोनों स्टूडेंट्स को एक साथ एक ही विजन आया कि वो पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़े चैम्बर सिस्टम के अंदर हैं, जिसमें 23 अलग अलग चैम्बर्स हैं। दोस्तों, ये वही एंशिएंट एरोसाइट थी जहां से पहले वो गोल्ड डिस्क मिली थी। उन दोनों स्टूडेंट्स को जो एक्सपीरियंस हुआ था वो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए हुआ था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि उस चैम्बर में उन्हें घंटों गुजर गए हों। जैसे ही वो दोनों स्टूडेंट इल्यूजन से बाहर आए तो वो दोनों स्टूडेंट्स पूरी तरह से डर गए। उन्हें ये तो पता चल गया कि ये कोई आम सी डिवाइस नहीं है, इसीलिए उन्होंने उस डिवाइस को बिना हाथ लगाए एहतियात से उठाया और अपने साथ चैको कैनियन से बाहर लेकर आ गए। फिर वो उस डिवाइस को अपने प्रोफेसर के पास ले गए, लेकिन जैसे ही उनके प्रोफेसर ने उस डिवाइस को छुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर ने उस डिवाइस के मेटल को जांचने की कोशिश की तो पता चला कि वो डिवाइस जिस मेटल से बनी है उस मेटल की तो अभी तक डिस्कवरी ही नहीं हुई है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो डिवाइस जमीन की थी ही नहीं। प्रोफेसर ने जब और गहराई से उस डिवाइस को देखा तो उस डिवाइस के ऊपर किसी अनजान जुबान में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। उस डिवाइस से जो भी मालूमात मिली उस सारी मालूमात को प्रोफेसर ने एकेडमिक डेटाबेस में अपलोड कर दिया, ये सोचकर कि अगर किसी को इस आर्टिफैक्ट की जुबान समझ आए तो शायद इस डिवाइस को डिकोड किया जा सके। साल 1996 में ज्यादातर लोगों के लिए इंटरनेट नया ही था। जैसे ही प्रोफेसर ने उस आर्टिफैक्ट से मिली हुई मालूमात को इंटरनेट पर शेयर किया तो उसके 4 घंटे के अंदर अंदर ही प्रोफेसर के ऑफिस में फेडरल एजेंट्स पहुंच जाते हैं। वो प्रोफेसर से उस आर्टिफैक्ट को जब्त कर लेते हैं और प्रोफेसर को चुप रहने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है और प्रोफेसर को बताया जाता है कि अगर उन्होंने किसी को भी इस आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ बताया तो वो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी अल्फाज होंगे, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। सब्जेक्ट को भी उसी साइंटिस्ट के पास भेजा जाता है जो पिछले 2 सालों से उस गोल्ड डिस्क को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे जो चैम्बर 23 से मिली थी। जी हाँ, डॉक्टर जेमिसन न्यूडा के पास। जब डॉक्टर न्यूडा ने उस डिवाइस को एनालाइज करने की कोशिश की तो डॉक्टर न्यूडा को उस डिवाइस के ऊपर कुछ जाने पहचाने सिंबल्स दिखाई दिए। वो सिंबल्स कुछ उसी तरह के थे जो कि 23 चैम्बर्स में मौजूद थे। डॉक्टर न्यूडा ने उन सारे सिंबल्स को कमरों के हिसाब से सीक्वेंस में अरेंज करना शुरू कर दिया और फिर उस सारे डेटा को जेमी क्वांटम कंप्यूटर में फीड किया गया। जैसे ही क्वांटम कंप्यूटर को डेटा मिला वैसे ही प्रोजेक्ट एंशिएंट एरो से रिलेटेड सभी मिस्ट्रीज से एक एक करके पर्दा उठने लगा। डॉक्टर न्यूडा को सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। डॉक्टर न्यूडा की कंप्यूटर स्क्रीन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मल्टीलेयर डायग्राम, जेनेटिक्स के एन्क्रिप्टेड कोड जैसी चीजों से भर जाती है। डॉक्टर न्यूडा जब इन चीजों को पढ़ता है तो उसे ये पता चलता है कि जिसने भी इस टेक्नोलॉजी को बनाया है वो अपने आप को विंग मेकर्स बोलते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो मखलूकात किसी दूसरे सियारे से नहीं बल्कि वो हमारी अपनी ही जमीन की मखलूक थी और वो मखलूक कोई और नहीं बल्कि अभी से 750 साल बाद के आने वाले फ्यूचर के इंसान थे। आज से 750 साल बाद फ्यूचर के इंसान स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं और वो लोग टाइम ट्रेवल भी करते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। दरअसल फ्यूचर के इंसानों ने हमारे लिए एक मैसेज भेजा था। विंग मेकर्स ने अपने मैसेज में बताया कि उन्होंने टाइम मशीन जैसी टेक्नोलॉजी की इजाद सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं की बल्कि ये अपने सर्वाइवल के लिए किया है, क्योंकि उनकी दुनिया के ऊपर किसी दूसरी दुनिया की एआई एलियन स्पीशीज ने हमला कर दिया है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और जिस एआई एलियन स्पीशीज ने जमीन पर हमला किया है उनका नाम है एनिमस। उन एलियंस ने हमला जमीन पर सिर्फ एक चीज पाने के लिए किया है और वो है इंसानों का डीएनए, क्योंकि वो एआई एलियन सोल कैरियर बनना चाहते हैं, यानी उन्हें खुद की एक रूह चाहिए। वो इमोशन को फील करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई ऑर्गेनिक नर्व सिस्टम नहीं था। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए वो लोग जमीन पर आए और इंसानों के डीएनए का सोर्स कोड पाने के लिए उन पर हमला कर दिया ताकि वो अपने आप को इवॉल्व करके अपने आप को यूनिवर्स की कॉस्मोसिक एनर्जी से कनेक्ट कर सकें। विंग मेकर्स ने अपने मैसेज में ये भी बताया कि ये एनिमस सिविलाइजेशन जमीन पर पहली बार नहीं आई बल्कि वो पहले भी 2 बार जमीन पर आ चुके हैं। एक बार तो वो जमीन पर 300 मिलियन साल पहले आए थे और दूसरी बार अभी से करीब 9000 साल पहले आए थे, लेकिन दोनों ही टाइम पर इंसानों की कॉन्शियसनेस
कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी एलियन बीइंग्स की रूह की भूख को मिटा सके। यही वो वजह थी कि विंग मेकर्स ने इस मैसेज को पास्ट में हमारे लिए एक वार्निंग के तौर पर भेजा है, ताकि इस मैसेज से हम इंसान अभी से उसकी तैयारी कर सकें और अपनी टाइमलाइन को बदल सकें, जिससे फ्यूचर में होने वाले इंसानों पर उन एलियन हमले के या तो इंसान उन एलियंस को हरा दे या फिर वो एलियन हमला इंसानों पर कभी हो ही ना। और उन एआई एलियन बीइंग्स का सामना करने के लिए विंग मेकर्स ने हमारे लिए दो रास्ते रखे, पहला बायोलॉजिकल और दूसरा टेक्नोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मेथड ये था कि इंसानों में दरअसल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन विंग मेकर्स का मानना है कि हम अपने छुपे हुए 24वें क्रोमोसोम के एयर को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसको मेडिटेशन के जरिए एक्टिवेट किया जा सकता है। जब इंसानों का ये 24वां पेयर एक्टिवेट हो जाएगा, तब वो एलियन बीइंग्स इंसानों के डीएनए से रूह के उस कोड को चुरा नहीं पाएंगे और हमारा डीएनए उनके लिए यूजलेस हो जाएगा। और टेक्नोलॉजिकल मेथड ये था कि उन एलियन बीइंग्स का सामना करने के लिए हमें टाइम ट्रेवल का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि वो एनिमस बीइंग्स को इंसानों को ढूंढने से रोक सके। विंग मेकर्स ने टाइम मशीन की टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए थे, ताकि हम इंसान एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकें जो के पास्ट में जाकर हमारे माजी को बदल सके और एक बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट कर सके, ताकि एक नई टाइमलाइन शुरू हो और उस टाइमलाइन में इंसानों पर कभी भी एलियंस का हमला ना हो। जब डॉक्टर न्यूडा ने ACIO के सीनियर्स को ये सारी जानकारी दी, तो उन्हें डॉक्टर न्यूडा की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ और उन्हें लगा कि न्यूडा शायद जरूरत से ज्यादा जान चुका है। इसीलिए डॉक्टर न्यूडा की यादाश्त को मिटाना पड़ेगा, ताकि डॉक्टर न्यूडा इन सब बातों को किसी और को ना बता सके। जब डॉक्टर न्यूडा को ये भनक लगी कि उनकी यादाश्त को मिटाने की साजिश चल रही है, तो वो फौरन ही फैसिलिटीज से बाहर निकल गया, क्योंकि न्यूडा जानता था कि अगर ये सच्चाई दुनिया को पता ना चली तो आने वाले फ्यूचर में इंसानों की नस्ल उस एलियन हमले में हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। डॉक्टर न्यूडा ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि वो भले ही इस लैब से भाग गए हों, लेकिन उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और उसके बाद या तो उन्हें मार दिया जाएगा या तो फिर उनकी मेमोरी को पूरी तरह से इरेज कर दिया जाएगा। इसीलिए न्यूडा के पास इस जानकारी को शेयर करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं था। डॉक्टर न्यूडा एक सारा नाम की जर्नलिस्ट से मिलते हैं, जो कि फ्रिंज साइंस पे कंटेंट लिखती थी। डॉक्टर न्यूडा शुरू से लेकर आखिर तक उस जर्नलिस्ट को सारी बातें बता देते हैं कि कैसे और कब एंशिएंट एरो प्रोजेक्ट शुरू हुआ और कैसे उन्होंने मुस्तकबिल से भेजे जाने वाले इंसानों के मैसेज को डिकोड किया और उस मैसेज में क्या क्या छुपा था। डॉक्टर न्यूडा ने पूरी मालूमात उस जर्नलिस्ट को पूरी डिटेल में दे दी और उस जर्नलिस्ट ने भी डॉक्टर न्यूडा की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन बाद में उस जर्नलिस्ट ने डॉक्टर न्यूडा से इस सारी जानकारी के बारे में सबूत मांगे, लेकिन इस चीज के बारे में कोई भी सबूत डॉक्टर न्यूडा के पास मौजूद नहीं था, क्योंकि वो तो सीक्रेट फैसिलिटी में बंद थे। डॉक्टर न्यूडा को एहसास हुआ कि बिना किसी सबूत के उनकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए डॉक्टर न्यूडा ने उस जर्नलिस्ट से सिर्फ एक ही बात कही कि अगर मुझे कुछ हो जाए या मेरा कोई अता पता ना चले तो आप समझ जाना कि ये बात सच है। और डॉक्टर न्यूडा फिर वहाँ से चले गए और उसके बाद डॉक्टर न्यूडा का कभी भी कुछ पता नहीं चला। क्या उनकी मेमोरी को इरेज कर दिया गया या फिर डॉक्टर न्यूडा को मार दिया गया, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि आखिर इस पूरी कहानी में कितनी सच्चाई है। मैं आपको बता दूं कि 90s के दौरान ये कहानी पूरी दुनिया भर में फेमस हुई थी। इस कहानी के कई आर्टिकल छपे और कई हेडलाइंस बनी। कई लोगों ने तो इस कहानी को सच माना, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस कहानी को पूरी तरह से साइंस फिक्शन मनगढ़ंत कहानी करार दिया। एक बात तो है कि दुनिया भर की हुकूमतों ने ना तो इस कहानी को झूठा बताया और ना ही इस कहानी को सच बताया। हाँ, मगर ये कहानी सुनने में तो दिलचस्प लगती है और साथ ही साथ ये साइंस फिक्शनल भी लगती है। अगर इस कहानी में 0.01 भी सच्चाई हुई तो भी इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कभी हवा में उड़ना नामुमकिन लगता था, कभी बल्ब का बनना भी नामुमकिन था, कभी जो इंसानी मखलूक तीर और भालों से लड़ा करती थी उसके लिए ये सोच पाना भी मुमकिन था कि आगे चलकर इंसान एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेंगे जो कि सिर्फ एक ही बटन को दबाते पूरी इंसानियत को खत्म कर सकती है। कभी समुद्र की गहराइयों में गोता लगाने वाली सबमरीन बनाना नामुमकिन था। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंसान हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए इंसान से एक
छोटी सी डिवाइस से फोन पर बात कर सकते हैं। कभी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामुमकिन लगती थी कि वो कभी इंसानों की अकल को टक्कर देकर उनसे आगे निकल जाएगी। दोस्तों, हमने टेक्नोलॉजी को बदलते हुए देखा और हम ये भी देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी किस रफ्तार से बदलती जा रही है। कभी जो चीजें हमें नामुमकिन लगती थी वो आज हमारे सामने है। तो हो सकता है कि जो आज हमें नामुमकिन लग रहा है, क्या पता वो आने वाले कल में मुमकिन हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कहानी पूरी तरह से सच है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि आने वाले टाइम में शायद इंसान टाइम ट्रेवल ना कर सके या इंसानों पर कोई एलियन हमला ना हो। मुस्तकबिल की गोद में क्या छुपा है ये कोई भी नहीं जानता। अगर आपने पहले कभी प्रोजेक्ट एंशिएंट एरो के बारे में सुना है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।